हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MEG 15 कंपैरेटिव लिटरेचर थियरी एंड प्रैक्टिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, हाउ डज अ शिफ्ट ऑफ पर्सपेक्टिव इन्फ्लुएंस आवर रीडिंग और इंटरप्रिटेशन ऑफ अ लिटरेरी वर्क? गिव एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि जब किसी लिटरेरी वर्क का व्यू पॉइंट या नजरिया बदल जाता है तो उसका मीनिंग और इंटरप्रिटेशन कैसे बदल जाता है। हमें ये भी बताना है कि रीडर, ऑथर या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के चेंज होने से एक हाई टेक्स्ट अलग तरीके से समझा जा सकता है, एग्जाम्पल्स के साथ। आंसर। इंट्रोडक्शन। लिटरेचर में पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कहानी किस नजरिए से सुनाई गई है। जब ये पर्सपेक्टिव चेंज होता है तो स्टोरी का मतलब और इमोशनल इम्पैक्ट दोनों बदल जाते हैं। यह चेंज नैरेटिव के अंदर भी हो सकता है, राइटर या कैरेक्टर के व्यू पॉइंट से और रीडर के एंगल से भी। रीडर रिस्पॉन्स थियरी और पोस्ट कॉलोनियल थियरी यह कहती है कि मीनिंग फिक्स नहीं होता, हर रीडर अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से टेक्स्ट को समझता है। मेन बॉडी। 1. पर्सपेक्टिव क्या होता है और इसके टाइप्स। नैरेटिव पर्सपेक्टिव, कहानी किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, ओमनिसिएंट या लिमिटेड। हर एक व्यू पॉइंट अलग इमोशनल और मोरल एंगल देता है। रीडर्स पर्सपेक्टिव, हर रीडर अपनी सोच, कल्चर और बैकग्राउंड के हिसाब से टेक्स्ट को समझता है। ऑथोरियल पर्सपेक्टिव, राइटर का अपना वर्ल्ड व्यू और आइडियोलॉजी भी स्टोरी के टोन और मैसेज को शेप करता है। एग्जाम्पल, द ग्रेट गैट्सबी को अगर निक के नजरिए से पढ़ें तो गैट्सबी एक मिस्ट्री और ड्रीमर लगता है, लेकिन अगर डेजी के नजरिए से देखें तो स्टोरी का मोरल और इमोशन पूरा बदल जाता है। 2. थियोरेटिकल व्यू, रीडर रिस्पॉन्स और स्ट्रक्चरलिज्म। रीडर रिस्पॉन्स थियरी, वोल्फगैंग इज अ स्टैनली फिश। यह थियरी कहती है कि मीनिंग रीडर और टेक्स्ट के बीच के इंटरेक्शन से बनता है। हर रीडर अपने एक्सपीरियंस के बेस पर मीनिंग क्रिएट करता है। स्ट्रक्चरलिज्म, इसके हिसाब से हर टेक्स्ट के अंदर एक पैटर्न होता है और पर्सपेक्टिव बदलने से नए मीनिंग्स सामने आते हैं। एग्जाम्पल, अगर हैमलेट को फेमिनिस्ट एंगल से पढ़ें तो ओफिलिया के ऑपरेशन और साइलेंस पर फोकस आता है। ये एक नया इंटरप्रिटेशन देता है जो ट्रेडिशनल रीडिंग से बिल्कुल अलग है। 3. कल्चरल और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव शिफ्ट, टाइम के साथ साथ एक ही टेक्स्ट का मीनिंग बदल जाता है। हार्ट ऑफ डार्कनेस, जिसे पहले यूरोपियन सिविलाइजेशन की क्रिटिक माना गया, अब पोस्ट कॉलोनियल रीडिंग में रेसिस्ट टेक्स्ट माना जाता है। इंडियन एपिक्स जैसे रामायण और महाभारत भी अलग कल्चर्स और सेंचुरीज में अलग तरीके से इंटरप्रेट हुए हैं। एग्जाम्पल, द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स में द्रौपदी के व्यू पॉइंट से महाभारत को रिटेल किया गया है। ये एक पूरी फेमिनिस्ट री इंटरप्रिटेशन बन जाती है। 4. इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, जब पर्सपेक्टिव बदलता है तो इमोशनल रिस्पॉन्स भी चेंज होता है। एग्जाम्पल, द साउंड एंड द फ्यूरी में हर चैप्टर अलग कैरेक्टर के व्यू पॉइंट से लिखा गया है, जिससे एक हाई स्टोरी के मल्टीपल इमोशंस सामने आते हैं। पर्सपेक्टिव शिफ्ट मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को स्पेस देता है, जैसे जीन रिस की व्हाइट सागासो सी में बर्था मेसन की कहानी एक नई सिंपैथी और जस्टिस के साथ दिखाई गई है। कंक्लूजन, पर्सपेक्टिव का चेंज हमें लिटरेचर को नए नजरिए से देखना सिखाता है। ये रीडर को एक ही स्टोरी के मल्टीपल मीनिंग्स और कल्चरल रियलिटी समझने में मदद करता है। जब व्यू पॉइंट शिफ्ट होता है तो कहानी के इमोशंस, मोरल्स और मैसेजेस सब अलग लगते हैं और वही लिटरेचर की ब्यूटी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Attempt a character sketch of Dhania in Godan. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें गोदान के मेन कैरेक्टर धनिया का डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच लिखना है। हमें उसके स्वभाव, उसकी सोच, उसके परिवार और समाज के प्रति उसके रवैये को समझाना है। साथ ही ये भी बताना है कि धनिया का रोल किस तरह से इंडियन रूरल वुमनहुड का प्रतिनिधित्व करता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। गोदान मुंशी प्रेमचंद का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसमें गांव के जीवन की कठिनाइयां और सामाजिक असमानता को दिखाया गया है। इस नॉवल की सबसे प्रभावशाली महिला कैरेक्टर है धनिया, जो होरी की पत्नी है।
धनिया एक ऐसी औरत है जो गरीबी, अन्याय और सामाजिक दबाव के बीच भी अपना अस्तित्व बनाए रखती है। उसका कैरेक्टर इंडियन गांव की औरत की हिम्मत, ईमानदारी और बुद्धि का प्रतीक है। मेन बॉडी। 1. धनिया गांव की स्त्री का प्रतीक। धनिया एक टिपिकल गांव की स्त्री है, मेहनती, सहनशील और ईमानदार। गरीबी और मुश्किलों के बावजूद उसका हौसला कभी नहीं टूटता। होरी के मुकाबले में धनिया ज्यादा प्रैक्टिकल और स्पष्टवादी है। जब समाज या जमींदार अन्याय करते हैं तो धनिया खुलकर विरोध करती है। प्रेमचंद ने धनिया के जरिए गांव की महिलाओं की असली ताकत और हिम्मत दिखाई है। 2. होरी के साथ धनिया का रिश्ता। धनिया और होरी का संबंध गोदान का भावनात्मक केंद्र है। होरी परंपरा और धर्म के प्रति अंधविश्वास रखता है, जबकि धनिया विवेक और अनुभव से चलती है। वो अक्सर होरी को उसके भोलेपन के लिए डांटती है, लेकिन उस छोड़ती नहीं। उनके झगड़े एक दूसरे के प्रति उनके प्यार और समझ को दिखाते हैं। धनिया अपनी सोच में मजबूत है, लेकिन परिवार के प्रति उसका प्रेम और समर्पण कभी कम नहीं होता। 3. धनिया की हिम्मत और न्याय के लिए आवाज। धनिया सामाजिक अन्याय के खिलाफ खड़ी होने वाली पहली औरत के रूप में दिखाई गई है। जब जुनिया समाज से तुच्छ कही जाती है, तब धनिया उस अपनाती है और उसका रक्षण करती है। इस फैसले से वो समाज के रिजिड नियमों को तोड़ती है। धनिया का कैरेक्टर प्रेमचंद के प्रोग्रेसिव और फेमिनिस्ट दृष्टिकोण को प्रकट करता है। वो दया, इंसाफ और समानता का प्रतीक बन जाती है। 4. धनिया का प्रतीकात्मक महत्व। धनिया सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि समाज की अंतर आत्मा है। उसका कैरेक्टर उन सब महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो दुख के बावजूद हिम्मत नहीं हारती। वो पेट्रियार्कल समाज के खिलाफ एक आवाज है और उसकी सोच नारी शक्ति का प्रतीक बन जाती है। धनिया के माध्यम से प्रेमचंद ने ये दिखाया है कि समाज की असली शक्ति महिलाओं के अंदर छुपी होती है। कंक्लूजन। धनिया का कैरेक्टर एक मजबूत, साहसी और संवेदनशील महिला का प्रतिरूप है। वो प्रेमचंद के उन सब सपनों को दर्शाती है जहां महिलाएं सिर्फ सहने वाली नहीं, बल्कि बदलाव लाने वाली भी होती है। उसका जीवन और उसके फैसले गोदान के मोरल और इमोशनल फाउंडेशन को बनाते हैं। धनिया सच में इंडियन रूरल वुमनहुड की प्रतिबिंब है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Discuss A.K. Ramanujan's idea of 3 sets of independent oppositions in oral and written literature in the Indian context. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें A.K. रामानुजन के ऐसे oral and written literature in the Indian context के अकॉर्डिंग उनके 3 independent oppositions के आइडियाज समझाने हैं। हमें बताना है कि कैसे रामानुजन ने इंडियन लिटरेचर में ओरल और रिटेन ट्रेडिशन के बीच के रिश्तों को समझाया और ये ऑपोजिशंस लिटरेचर के नेचर को कैसे शेप करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। A.K. रामानुजन एक मशहूर पोएट, ट्रांसलेटर और स्कॉलर जिन्होंने इंडियन लिटरेचर के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की। अपने ऐसे ओरल एंड रिटन लिटरेचर इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बताया कि इंडिया में ओरल और रिटन दोनों ट्रेडिशन साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। रामानुजन ने 3 इंडिपेंडेंट ऑपोजिशंस दिए, जिनके जरिए हम समझ सकते हैं कि इंडियन कल्चर और लिटरेचर का फॉर्मेशन कैसे हुआ। यह ऑपोजिशंस एक तरह से इंडियन लिटरेरी डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मेन बॉडी। 1. पहला ऑपोजिशन, ओरल वर्सेस रिटन ट्रेडिशंस। रामानुजन का पहला ऑपोजिशन है ओरल और रिटन फॉर्म्स के बीच का डिफरेंस। ओरल लिटरेचर मेमोरी और परफॉर्मेंस पर बेस्ड होती है, ये बदलती रहती है हर बार जब कोई सुनाता है। रिटन लिटरेचर एक फिक्स्ड फॉर्म में होती है जो प्रिजर्व हो जाती है। जैसे रामायण और महाभारत पहले ओरल फॉर्म में थे, बाद में लिखे गए। हर रीजन ने इन एपिक्स को अपनी लैंग्वेज और कल्चर के हिसाब से बदला। ओरल कल्चर कलेक्टिव होती है जबकि रिटन कल्चर इंडिविजुअलिस्टिक होती है। रामानुजन कहते हैं कि इंडियन ट्रेडिशन यूनिक इसलिए है क्योंकि दोनों फॉर्म्स एक दूसरे को अफेक्ट करते हुए पैरेलल चलती है। 2. डूडा ऑपोजिशन, क्लासिकल वर्सेस वर्नाक्यूलर ट्रेडिशंस। दूसरा ऑपोजिशन क्लासिकल और वर्नाक्यूलर के बीच का है। क्लासिकल लिटरेचर जैसे संस्कृत टेक्स्ट एलीट और स्कॉलरली क्लास के लिए थे, जबकि वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस जैसे हिंदी, तमिल, बंगाली ने आम लोगों के इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस किया। तुलसीदास का रामचरितमानस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। उसने संस्कृत रामायण को हिंदी में लिखकर आम जनता तक पहुंचाया। रामानुजन कहते हैं कि वर्नाक्यूलर ट्रेडिशंस ने क्लासिकल लिटरेचर को रीजनल फ्लेवर दिया और दोनों के बीच एक कल्चरल बैलेंस क्रिएट हुआ। 3. तीसरा ऑपोजिशन, ग्रेट वर्सेस लिटिल ट्रेडिशंस।
ये कॉन्सेप्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट रॉबर्ट रेडफील्ड से इंस्पायर्ड है। ग्रेट ट्रेडिशन का मतलब है लिटरेट और एलीट कल्चर, जैसे वेदास, उपनिषद्स और क्लासिकल फिलॉसफी। लिटिल ट्रेडिशन लोकल और फोक कल्चर है, जैसे लोक कथाएं, सॉन्ग्स और रिचुअल्स जो आम लोगों की लाइफ से जुड़े हैं। रामानुजन कहते हैं कि इंडिया में दोनों ट्रेडिशंस एक दूसरे से जुड़ते हैं, अलग नहीं होते। जैसे एक टेम्पल में संस्कृत मंत्र, ग्रेट ट्रेडिशन, के साथ लोकल सॉन्ग्स और डांसेस, लिटिल ट्रेडिशन, भी होती है, दोनों मिलकर एक पूरी कल्चरल आइडेंटिटी बनाते हैं। 4. इंटरकनेक्शंस और कल्चरल मीनिंग। रामानुजन कहते हैं कि ये तीन ऑपोजिशंस इंडिपेंडेंट होते हुए भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। इंडियन लिटरेचर इन्हीं इंटरकनेक्शंस के वजह से मल्टीलेयर्ड और डाइवर्स है। ओरल कहानियां लिखी जाती है, क्लासिकल आइडियाज रीजनल बन जाते हैं, और फोक स्टोरीज मॉडर्न टेक्स्ट को इंस्पायर करती है। जैसे नाला दमयंती की कहानी संस्कृत एपिक्स, फोक सॉन्ग्स और रीजनल लिटरेचर्स में अलग अलग फॉर्म में मिलती है। रामानुजन कंक्लूड करते हैं कि इंडियन लिटरेचर को समझने के लिए हमें वेस्टर्न बाइनरी से बाहर आना होगा और इन फ्लेक्सिबल रिलेशंस को समझाना होगा। कंक्लूजन। ए.के. रामानुजन के तीन ऑपोजिशंस, ओरल, रिटन, क्लासिकल, वर्नाक्युलर और ग्रेट, लिटिल, इंडियन लिटरेचर को समझने का एक पावरफुल मॉडल देते हैं। ये बताते हैं कि इंडिया की लिटरेरी ट्रेडिशन एक फ्लूइड और इंक्लूसिव सिस्टम है जहां सब फॉर्म्स एक दूसरे को एनरिच करते हैं। यह फ्रेमवर्क इंडियन कल्चर की डेप्थ और वैरायटी को सेलिब्रेट करता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 9. What is magical realism? Illustrate. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें मैजिकल रियलिज्म का कॉन्सेप्ट समझाना है, इसका मीनिंग, मेन फीचर्स और एग्जाम्पल्स के साथ बताना है। हमें यह भी एक्सप्लेन करना है कि कैसे रियल और मैजिकल एलिमेंट्स एक हाई नैरेटिव में नेचुरली मिक्स होते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। मैजिकल रियलिज्म एक ऐसी राइटिंग स्टाइल है जहां रियलिटी और फैंटेसी एक साथ ब्लेंड होते हैं। ये टर्म सबसे पहले 1925 में फ्रांस रोह ने आर्ट के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया था, लेकिन लिटरेचर में इससे फेम मिला लैटिन अमेरिकन राइटर्स जैसे गैब्रियल गार्सिया मार्केज और जॉर्ज लुइस बोर्गेस के काम से। इस स्टाइल में सुपरनैचुरल इवेंट्स को बिल्कुल नॉर्मल लाइफ का हिस्सा समझा जाता है। इसने दुनिया भर के राइटर्स को इंस्पायर किया, इंक्लूडिंग इंडियन और अफ्रीकन ऑथर्स। मेन बॉडी। 1. ओरिजिन और डेफिनेशन ऑफ मैजिकल रियलिज्म। मैजिचर रियलिज्मस टर्म पहली बार फ्रांस रोह ने उसकी थी आर्ट के लिए, जहां रियल सब्जेक्ट्स के अंदर एक मिस्टीरियस या ड्रीम लाइक फीलिंग होती है। लिटरेचर में ये कॉन्सेप्ट अलेहो कार्पेंटियर और गैब्रियल गार्सिया मार्केज ने पॉपुलर किया। मैजिकल रियलिज्म फैंटेसी से अलग है, क्योंकि यह रियल सेटिंग में मैजिकल इवेंट्स को नेचुरल तरह से दिखाता है। एग्जाम्पल, 100 Years of Solitude में लोग हेवन में चले जाते हैं, घोस्ट्स लिविंग लोगों से बात करते हैं, और बारिश सालों तक चलती है, पर कोई भी कैरेक्टर इसे स्ट्रेंज नहीं मानता। 2. की फीचर्स ऑफ मैजिकल रियलिज्म। रियलिस्टिक सेटिंग प्लस मैजिकल इवेंट्स। कहानी रियल वर्ल्ड में सेट होती है, पर उसमें अजीब घटनाएं होती है। ऑथोरियल रेटिसेंस। नरेटर कभी भी मैजिकल चीजों पर शौक नहीं करता, सब कुछ नेचुरली लिखा जाता है। मिथ और फोकलोर का लोकल कल्चर, मिथ्स और बिलीफ्स का स्ट्रॉन्ग रोल होता है। रियलिटी और फैंटेसी का मिक्स। दोनों वर्ल्ड्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, बिना किसी क्लियर बाउंड्री के। सोशल और पॉलिटिकल मैसेज। कई बार मैजिकल रियलिज्म के जरिए राइटर्स कॉलोनियलिज्म, इनजस्टिस या आइडेंटिटी क्राइसिस पर कमेंट करते हैं। 3. मेजर राइटर्स और वर्क्स। गैब्रियल गार्सिया मार्केज, 100 Years of Solitude, Love in the Time of Cholera. Isabel Allende, The House of the Spirits. Salman Rushdie, Midnight's Children. Toni Morrison, Beloved. Ben Okri, The Famished Road. इन सभी राइटर्स ने मैजिकल रियलिज्म का यूज करके कल्चरल ट्रूथ और कलेक्टिव हिस्ट्री को दिखाया है। 4. मैजिकल रियलिज्म इन इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर में ये स्टाइल सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय और अमिताभ घोष के वर्क्स में मिलती है। मिडनाइट्स चिल्ड्रन में कैरेक्टर्स के पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं जो इंडिया के पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन को सिंबलाइज करते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में सरील इमेजरी के जरिए इमोशनल और सोशल इनजस्टिस को पोर्ट्रे किया गया है। 5. सिंबलिज्म और पर्पस। मैजिकल रियलिज्म एक कल्चरल ब्रिज है जहां रैशनल और स्पिरिचुअल दोनों रियलिटीज मिलती है। यह वेस्टर्न रैशनल थिंकिंग को चैलेंज करता है और लोकल मिथ्स और बिलीफ्स को इंपॉर्टेंस देता है।
इसका मेन पर्पस मार्जिनलाइज्ड लोगों और उनके एक्सपीरियंसेस को एक मैजिकल और मीनिंगफुल रूप में दिखाना है। कंक्लूजन। मैजिकल रियलिज्म एक लिटरेरी स्टाइल से ज्यादा एक पर्सपेक्टिव है जो रियल और अनरियल के बीच की बाउंड्री को तोड़ देता है। यह टेक्निक लिटरेचर को एक डीप और इमेजिनेटिव डायमेंशन देती है जहां लाइफ और इमेजिनेशन दोनों एक हो जाते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10. Attempt a character sketch of Draupadi as portrayed in the Palace of Illusions. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स के माध्यम से द्रौपदी के कैरेक्टर का एनालिसिस करना है। हमें बताना है कि चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने महाभारत की द्रौपदी को एक नई, मॉडर्न और फेमिनिस्ट नजरिए से कैसे दिखाया है, उसकी सोच, भावनाएं और संघर्ष के जरिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स एक ऐसी नोवेल है जिसमें महाभारत को द्रौपदी के नजरिए से बताया गया है। ये पहली बार है जब द्रौपदी अपनी कहानी खुद बोलती है, एक ऐसी औरत की कहानी जो समाज के नियमों को चैलेंज करती है। इस नॉवल में द्रौपदी एक स्ट्रांग, समझदार और अपनी पहचान बनाने वाली औरत के रूप में उभार कर आती है। यह पोर्ट्रेयल यूज एक मॉडर्न फेमिनिस्ट आइकॉन के रूप में रखता है। मेन बॉडी। 1. जन्म और अपनी किस्मत का एहसास। द्रौपदी अग्नि से जन्मी थी, ये उसकी शक्ति और उसके जज्बात की गर्मी का प्रतीक है। बचपन से ही उस लगता है कि उसकी जिंदगी कुछ खास है, कुछ अलग मकसद के लिए बनी है। उसका ये सेल्फ अवेयरनेस उसके पर्सनैलिटी का एक बड़ा हिस्सा है। दिवाकरुणी दिखाती है कि द्रौपदी के अंदर की आग और हिम्मत उसके जन्म के साथ ही आई थी। 2. उसका ज्ञान और सोचने का तरीका। इस नॉवल की द्रौपदी समझदार, पढ़ी लिखी और अपनी सोच रखने वाली औरत है। वो समाज के पेट्रियार्कल रूल्स को क्वेश्चन करती है और महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। कृष्ण के साथ उसके बातचीत से उसका स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल साइड भी सामने आता है। वो अपनी जिंदगी को समझना चाहती है, सिर्फ एक पत्नी या रानी के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में। 3. कृष्ण के साथ रिश्ता। कृष्ण उसका दोस्त, गाइड और समर्थक है। उनका रिश्ता रोमांटिक नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट पर आधारित है। कृष्ण उससे हमेशा याद दिलाता है कि वो अंदर से स्ट्रांग है और हर परिस्थिति का सामना कर सकती है। यह बॉन्ड द्रौपदी के इमोशनल बैलेंस का बेस है। 4. प्रेम और इच्छा की कठिनाइयां। द्रौपदी का करना के लिए चुपचाप प्रेम उसके कैरेक्टर को ह्यूमन बनाता है। पांडवों से शादी होने के बाद भी उसके दिल में करना के प्रति रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन रहता है। यह कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस दिखाते हैं कि वो एक ऐसी औरत है जिसमें जज्बात और जिम्मेदारी दोनों के बीच संघर्ष चलता है। दिवाकरुणी यहाँ द्रौपदी को एक रियल वुमन के रूप में दिखाती है, जिसमें प्यार और गिल्ट दोनों है। 5. फेमिनिस्ट आवाज के रूप में द्रौपदी। द्रौपदी समाज के नियमों को चैलेंज करती है, चाहे वो सभा में अपमान का सामना हो या अधिकार की बात। वस्त्र हरण के सीन में उसका सवाल पूरे पेट्रियार्कल समाज के खिलाफ एक आवाज बन जाता है। वो अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ती है। इस नॉवल की द्रौपदी एक ऐसी औरत का प्रतीक है जो चुप नहीं रहती, बल्कि बोलती है, सोचती है और लड़ती है। 6. युद्ध के बाद का बदलाव। द्रौपदी का अपमान हाय महाभारत युद्ध का एक मेजर कारण बनता है। लेकिन युद्ध के बाद वो समझती है कि बदला और गुस्सा जीवन का अंतिम मकसद नहीं होते। उसमें एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आती है जिससे वो इनर पीस और फॉरगिवनेस सीखती है। ये बदलाव यूज एक डिवाइन और वाइज औरत के रूप में दिखाता है। कंक्लूजन। द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स की द्रौपदी एक नई पहचान के साथ उभार कर आती है, एक ऐसी औरत जो अपने जज्बात, सोच और हिम्मत से सबके लिए प्रेरणा बन जाती है। दिवाकरुणी ने उस एक फेमिनिस्ट और ह्यूमन दोनों रूप में दिखाया है। द्रौपदी का सफर एक औरत के अंदर की शक्ति और सेल्फ रियलाइजेशन का प्रतीक है, जो हर युग में रेलेवेंट है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।